जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी। जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्त अपनी क्लास की तरफ और चलते हैं बिना रुके अपनी क्लास में और देखते हैं आज हमारे लिए क्या होने वाला है कुछ नया। तो यहाँ पे देखो, ये आपके करंट का क्वेश्चन है, इसे आप नोट करेंगे और इसको भी देख रहे होंगे, ये भी फ़ोन थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है। तो यहाँ पे दिया है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे देखो, इंग्लिश में भी मैंने कन्वर्ट कर दिया है। आप इंग्लिश में अगर समझ रहे हैं तो इंग्लिश में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा रूस, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। तो यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। तो चलते हैं दोस्त, ऑप्शन बी आपने नोट कर लिया होगा और चलते हैं, ये देखो इंपॉर्टेंट है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी। यहाँ पे देखिए, इंग्लिश में भी टाइप है, तो आप अगर इंग्लिश समझ रहे हैं तो ठीक है। और यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा गुरु तेग बहादुर जी, जो कि ऑप्शन सी में दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और मैं आपको बता दूँ, ये सिख धर्म में 9वें गुरु हुए थे। ये सिख धर्म में 9वें गुरु हुए थे। और पेन यहाँ पे सही से नहीं चल रहा है, तो याद रखेंगे ये 9वें हुए थे। और गुरु हरिकृष्ण जो थे ये सिख धर्म में 8वें गुरु हुए थे। और गुरु नानक देव जी जो हैं ये प्रथम गुरु हैं, ये भी आप याद रखना, पहले गुरु हैं। देखो यहाँ पे दिया है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे। आर्य जो हैं वो भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे, ये प्रश्न कई बार पूछा गया, आरआरबी में पूछा गया है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो याद रखना, इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा सप्त सिंधु प्रदेश। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे क्या आपका बिल्कुल सही जवाब। तो ये आप याद रखेंगे, जैसे आप बोलते हो उत्तर पश्चिम भारत या सप्त सिंधु प्रदेश, दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ मिलेगा, आप बिल्कुल सही जवाब लगा के आएंगे। और देखो, ये मूल निवासी कहाँ के थे, ये भी पूछा जाता है कि आर्य मूल निवासी कहाँ के थे, तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना, ये थे एशिया माइनर के ये मूल निवासी थे। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आप लोगों का बहुत ज़्यादा मुझे दोस्तों ने कहा कि भैया आप क्यों नहीं आते हो, किसी तरीके से आप क्लास को करिएगा। तो आप लोगों ने जब इतना मेरा सहयोग दिया, मनोबल बढ़ाया, तो मैं आज इस फ़ोन से किसी न किसी तरीके से क्लास को लेके आया हूँ। तो यहाँ पे देखो दिया है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है। तो ये विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये भी देखो पूछा जा सकता है, दिवस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या होगा, तो याद रखना, जो विश्व जनसंख्या दिवस है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो सॉरी, तो यहाँ पे आपका 11 जुलाई जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, अगर पता है किसी को तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और देखो, यहाँ पे 16 सितंबर दे रखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तिथि को ओजोन दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं दोस्त, ओजोन दिवस मनाते हैं। तो ओजोन दिवस भी आप याद रखेंगे। और देखो, यहाँ पे पेन तो बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाह रहा हूँ। और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, प्रत्येक जो भी मैं लिखना चाहता हूँ वो भी बोल देता हूँ, ताकि आप नोट कर लें। और ये समस्या ज़्यादा नहीं, बस मैं आपको बता दूँ 24-25 तारीख तक रहेगी। 24-25 तारीख के बाद मैं नया फ़ोन ले आऊँगा, ठीक है, ये मुझे विश्वास है। देखो, यहाँ पे दिया गया है, किस वेद की रचना गद्य व पद्य दोनों में की गई है। वेदों की संख्या कितनी है, 4, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अर्थवेद, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इन 4 वेद में से पूछा गया है कि किस वेद की रचना गद्य व पद्य दोनों में की गई है, तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना, वो आपका हो जाएगा यजुर्वेद। क्या हो जाएगा, यजुर्वेद। और देखो, एक पूछा गया है, गायत्री मंत्र कौन से वेद से लिया गया। तो याद रखना, ऋग्वेद से लिया गया, और सबसे पुराना वेद भी यही है आपका ऋग्वेद, ठीक है। जादू टोना जो है आपका वो किस में आता है, अर्थवेद में आ जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हो सकता है कि पेपर के अंदर पूछ लिया जाए। तो चलते हैं, और आज मैं आपको बता दूं, जो भी क्वेश्चन है ना, ये आपके ग्रुप डी में पूछे हुए हैं, और लोको पायलट का जो पेपर हुआ था उसमें पूछे गए थे, और मतलब रेलवे में पूछे हुए सभी प्रश्न हैं, ठीक है। तो इनको आप नोट भी करना है, और पीडीएफ के लिए मैंने बोल दिया, कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर वहाँ पे किसी ने पहले ही बोल रखा है तो आप लिंक में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे देखिए दिया है, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था, तो ये आप क्या बताएंगे। तो याद रखना, उन्होंने प्राकृतिक भाषा में दिया था, जो कि ऑप्शन
ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसी में पूछ दिया जाता है कि भगवान बुद्ध ने कौन सी भाषा में वो दिया था, उपदेश दिया था, तो याद रखना पाली भाषा में दिया था। बुद्ध जी ने पाली भाषा में दिया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। और हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। हिंदी, यहाँ पे देवनागरी लिखा है ना, तो याद रखना ये हिंदी भाषा की लिपि है, ठीक है। और देखो यहाँ पे कितनी समस्या हो रही है, लिख भी नहीं पा रहा हूँ। और इसीलिए मैं कहता हूँ यार, थोड़ा सा अगर आप लोग मेरा और सहयोग कर दिए होते तो आज दोस्त मैं आपको बता दूँ, ये 15 दिन जो क्लास बंद रही ना, वो भी नहीं रहती, और साथ में अभी तक मैं कुछ ना कुछ कर लेता है इंतजाम। लेकिन कोई बात नहीं है यार, अभी भी यार समय है, वक्त है आपके पेपर में, थोड़ा सा यार सहयोग कर दो ताकि मैं हर वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंचा पाऊं। और उसके लिए आपको सहयोग बस इतना है कि मैं पैसे नहीं चाह रहा हूं, बस आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा शेयर कर दोगे ना तो ज़्यादा हेल्प हो जाएगी यार। और देखो यहाँ पे पूछा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है वर्तमान में कितनी है। तो ये देखो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप क्या बताएंगे। अब यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 34, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इतना नोट किया होगा, और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे बोला गया है भारत में कुल कितने जीआई टैग हैं, भारत के कुल कितने जीआई टैग हैं। तो याद रखना ये जो भारत में टोटल जो जीआई टैग हैं वो 600 से अधिक हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये तो आप याद रखेंगे। और देखो अगर इसमें ये भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश को मिले हैं कितने, तो वो भी याद रखना 69 जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ है 69, ये उत्तर प्रदेश को मिल चुके हैं 69, जिसमें याद रखना एक तो तिरंगा बर्फी है, वाराणसी का पान है, ये आपको याद रखने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं, आपसे पूछे जाएंगे। और देखो यहाँ पे दिया है कि प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ। प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ, तो आप क्या बताएंगे। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड, क्या है, इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ऑप्शन बी, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका क्या राइट जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी याद रखना है कि ये कब बने थे, कौन सी पार्टी से थे, तो ये भी सब चीज़ें आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है ना। तो याद रखना ये 1892 में बने थे। कब बने थे, 1892 में। पार्टी कौन सी थी, तो पार्टी थी लिबरल पार्टी, लिबरल पार्टी थी। देखो इस पर लिख नहीं पाऊंगा, मैं बोल देता हूँ लिबरल पार्टी, आप क्या करेंगे नोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हो जाएगा हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है किस राज्य के छात्रों को 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा मिलेगी। मतलब कि 150 किलोमीटर अगर आपको अपने राज्य में जाना है, तो अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास आई कार्ड होगा, आपको फ्री पास मिलेगा। तो यहाँ पे कौन सा वो राज्य है, तो याद रखना वो राज्य है हरियाणा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारे यहाँ पे अगला क्या है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। मतलब कि जब हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। अगर आपको पता होगा तो आप बता भी देंगे, तो याद रखना, अगर नहीं पता है तो नोट कर लो यार। 28 दिसंबर, देखो यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ, 28 दिसंबर 1885, क्या हो जाएगा 28 दिसंबर 1885, ठीक है, 1885 में हुई थी। और वो गवर्नर जनरल कौन था, तो आप क्या बताएंगे, डफरिन था। मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हो जाएगा सही जवाब, क्योंकि डफरिन का जो कार्यकाल था वो 1884 से 1888 तक था, ठीक है। 1884 से 1888 तक था, और 1885 में कांग्रेस बनी थी। तो याद रखना डफरिन था, ठीक है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे बोला गया है हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे आप इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे। तो याद रखना वो हो जाएंगे A.O. ह्यूम। मतलब कि ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल राइट प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है।
देखो यहाँ पे पूछा गया है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। तो आप बताइएगा यहाँ पे क्या होगा आपका सही जवाब। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। तो देखो 1 to 4 जो है इसमें क्या आता है, तो इसमें आपके संघ एवं उनका जो अधिकार क्षेत्र है वो आ जाता है। और देखो यहाँ पे जो 5 से 11 है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। और 12 से 35 जो है, 12 से 35 जो है इसमें आपके मूल अधिकार आ जाते हैं, मूल अधिकार। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। इसे आप नोट कर लेंगे और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे बोला जा रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये देखो अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा। अब यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो याद रखना यार, आपका 39 होगा। क्या होगा 39, ऑप्शन ए आर्टिकल 39 39 आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखो समान नागरिक संहिता जो है वो भी पूछी जाती है, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो वो भी याद रखना आपका यहाँ पे हो जाएगा 44, अनुच्छेद 44। तो समान नागरिक संहिता जो है अनुच्छेद 44 में आ जाता है। धर्म एवं धर्म के प्रति स्वतंत्रता प्रचार जो है वो धर्म से संबंधित आपका 25 से 28 तक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। हालांकि अगर 25 ऑप्शन में दिया जाएगा तो आप लगा देना धर्म से संबंधित है, आपका सही जवाब हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। और देखो यहाँ पे अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है कि संविधान का अनुच्छेद 371 किससे असाधारण विशेष अधिकार प्रदान करता है। 370 तो पता था, 370 भैया हमें पता था कि जम्मू कश्मीर से संबंधित था। अब यहाँ पे 371 की बात हो रही है, तो 371 जो है याद रखना ये नागालैंड से संबंधित है। नागालैंड मतलब ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नागालैंड की आधिकारिक भाषा भी पूछी जाती है, नागालैंड की आधिकारिक भाषा भी पूछी जाती है, तो वो याद रखना क्या है, अंग्रेजी, इंग्लिश है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे अब कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। 371 देखो भाई 370 अगर कहीं ना कहीं पूछा जाएगा पेपर में तो 371 भी पूछा जा सकता है, तो ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे पूछा गया है हाल ही में चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है। मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है, तो ये देखो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि अभी इलेक्शन भी हुआ था और ये आपके लिए जानना भी जरूरी है, क्योंकि ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से किया था। ऑप्शन ए यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपने नोट कर लिया होगा। तो आप भी अपने भाई को सपोर्ट करते रहिएगा और एक बार यार प्लीज क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर देंगे, आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है यार। और कहते हैं कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। समस्याएं आती रहेंगी पर हम अपना कर्म करते रहेंगे। यहाँ पे दिया है कि 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। ये प्रश्न मैंने कई बार आपको बताया है, याद रखना कि 10 किए गए थे। कितने? 10। अब कहोगे भैया 11वां संविधान जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो कौन सा था और कब जोड़ा गया था, तो याद रखना ये 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। और जो 11वां था ये आप याद रखना, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है पता होना कि ये 2002 में जोड़ा गया था। 2002 में जोड़ा गया था। शिक्षा जो 6 से जो 12 साल के बच्चे होते हैं, मतलब कि शिक्षा का जो अधिकार है वो जोड़ा गया था 11वां संशोधन, 11वां मौलिक कर्तव्य। और ये याद रखना ये 86वें संविधान द्वारा जोड़ा गया था। 86वें संविधान द्वारा संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये 42वें द्वारा 10 जोड़े गए थे और 86वें जो 86वां, ठीक है, 86 द्वारा संशोधन द्वारा 11वां जोड़ा गया था। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे। भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या होगा राइट जवाब। तो याद रखना वो राष्ट्रपति जी को संबोधित करके लिखेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे
आपका राइट जवाब हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे। और देखो ये जो इनका चुनाव है ना उपराष्ट्रपति जी का, ये कौन से आर्टिकल के तहत होता है ये भी पूछा जाता है, तो याद रखना 63। ठीक है 63। तो ये देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो नया फ़ोन है थोड़ा सा यार, ये मतलब नया क्या किसी का पुराना फ़ोन है, बस इसे थोड़ा दिक्कत हो रही है इसे करने चलाने में, लेकिन फिर भी मैं हैंडल कर रहा हूँ। यहाँ पे दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। तो व्यापारिक अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे देखो आरबीआई लगाने की गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पे एसबीआई होगा, स्टेट बैंक। तो यहाँ पे स्टेट बैंक मतलब ऑप्शन बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक आपका राइट जवाब हो जाएगा। इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे देखो इसकी जो स्थापना है ना वो याद रखना 1955 में की गई थी। कब की गई थी? 1955 जुलाई में की गई थी, 1 जुलाई 1955। तो ये आप याद रखेंगे। और देखो ये जो सबसे पहले जो बैंक थी वो थी इंपीरियल बैंक। कौन सी थी? इंपीरियल बैंक, जो 1921 में बनाई गई थी और फिर इसका नाम बदलकर एसबीआई कर दिया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब कोई भी अगर दिक्कत या कोई एरर आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सूचित कर देना। और देखो यहाँ पे दिया गया है 2011 की जनगणना अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस प्रदेश का है? सबसे ज़्यादा भी बताना है और सबसे कम भी बताना है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? इस प्रश्न का पहले जवाब करिएगा। तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा पूछा गया है तो याद रखना वो था अरुणाचल प्रदेश का, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है 1000 पुरुषों पे कितनी थी? तो याद रखना 972। कितने थे? 972। ठीक है ये लिंगानुपात मतलब औरत और पुरुष का जोड़ा जाता है, तो औरतें थी 972। अब देखो सबसे कम अगर पूछेगा तो याद रखना वो था हरियाणा का। हरियाणा का था कितना था? 834। कितना था? 834। तो ये सबसे कम था। तो यहाँ पे ये भी आप याद रखेंगे। तो देखो 2011 की जनगणना से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि जनगणना हर 10 साल बाद होती है। 2011 में हुई थी, 21 में होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाई थी। अब यहाँ पे देखना कैंडला मात्रक है, ये मात्रक आपसे पूछे जाएंगे, एसआई पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो कैंडला पूछा है कि कैंडला मात्रक है तो किसका है? तो याद रखना यह है ज्योति तिब्बरता का। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर अपने इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे बोला गया है किस भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च की है? दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल। तो ये देखो इंपॉर्टेंट बनता है ना, करंट का क्वेश्चन है भाई आपका। और देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, तो आप याद रखना वो बजाज ने की है। किसने की है? बजाज ऑटो। ऑप्शन ए आप याद रखेंगे। और उसका नाम क्या है? अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो याद रखना फ्रीडम है। फ्रीडम है उसका नाम। और इसकी जो सीसी है ना वो 125 सीसी में आई है। फ्रीडम 125 लिखा हुआ है, तो याद रखना फ्रीडम 125 ऑटो बजाज ऑटो ने लॉन्च की है सीएनजी से चलने वाली पहली मोटरसाइकिल। देखो यहाँ पे पूछा गया है हाथ से गैस है, हाथ से गैस है, तो हाथ से गैस कौन सी है? देखो इसे सूंघने के बाद क्या करोगे? हंसते रहोगे ना। तो हाथ से गैस पूछा गया है, तो याद रखना नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड मतलब ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। इसे पता कैसे दर्शाते हैं? देखो इसका N2O से इसे प्रदर्शित करते मतलब दर्शाते हैं। और ये रंगहीन होती है, याद रखना ये रंगहीन होती है। और दूसरा साथ में ये भी याद रखना ये हल्की मीठी महक वाली होती है। इसकी जो महक होती है ना वो हल्की मीठी महक होती है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो वायुमंडल में पूछा जाएगा आपसे नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो याद रखना 78% है। ऑक्सीजन पूछा जाएगा तो याद रखना 21% है। तो इस प्रकार से आप सभी को याद रखेंगे। देखो 25 तारीख तक इसी तरीके से क्लास लगभग चलेगी और उसके बाद आपको रेगुलर लाइव क्लास मिला करेगी। देखो यहाँ पे दिया है ईसीजी का प्रयोग किस रोग के इलाज में किया जाता है? ईसीजी और बीसीजी देखो दोनों पूछे जाते हैं। पहले तो आप ईसीजी बताइएगा, ईसीजी का प्रयोग किस रोग के इलाज में किया जाता है? तो ईसीजी करवाते हैं ना, कहते हैं कि अरे कोई दिल हृदय मतलब हृदय दिल में कोई दिक्कत आ गई है तो क्या होने गया है? ईसीजी होने गया है, कहते हैं ना। तो याद रखना हृदय मतलब ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। और टीबी के लिए याद रखना कौन सा टीका लगता है? बीसीजी का टीका लगता है। कौन सा? बीसीजी।
उस दिन मैंने BCG का फुल फॉर्म बताया था, क्योंकि मुझे पता था कि BCG में C या B का वो मतलब पूछ लेता है कि B का मतलब क्या है, C का मतलब BCG में क्या होता है। तो ये मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया भी था। और रेवीज तो आपको पता ही है, कुत्ता काट लेता है तो रेवीज का टीका लगता है। अब यहाँ पे देखो दिया गया है, मानव रक्त का पीएच मान होता है। पीएच मान आपको पता होने चाहिए यार। पीएच मान याद रखना, मानव रक्त का जो हमारे खून का पीएच मान है वो है 7.4। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। 7.4 आपका सही जवाब होगा। अगर आपसे दूध का पीएच मान पूछेगा तो याद रखना 6.5, ये होता है दूध का पीएच मान। ठीक है, दूध का पीएच मान याद रखेंगे। अगर आपसे जल का पीएच मान पूछेगा तो याद रखना 7 होता है। उदासीन होता है जल, शुद्ध जल जो है वो उदासीन होता है। ठीक है, तो ये होता है 7। अगर आपका नमक का पूछेगा तो भी याद रखना नमक का भी होता है 7। ठीक है, नमक का पीएच मान भी 7 होता है, ये भी याद रखना। नींबू का पीएच मान पूछेगा तो याद रखना नींबू का 2 से 3 होता है, 2 से 3 के बीच में होता है। ठीक है, शराब का जो शराब ड्रिंक होती है, दारू, शराब का पीएच मान भी पूछ लेगा तो क्या बताओगे, तो याद रखना वो होता है 3 से 4। ठीक है, 3 से 4 होता है। तो ये आप सभी को याद रखेंगे, नोट करेंगे और जुड़े रहेंगे मेरे साथ, और एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है। ये मैंने अभी आपको बताया भी था, अगर आपको याद होगा तो अभी मैंने आर्टिकल आपको बताया भी था, वो कौन सा है याद रखना, वो आर्टिकल 44 है। कौन सा है, 44। और देखो यहाँ पे आर्टिकल 17 दे रखा है, 17 दे रखा है अनुच्छेद, तो 17 याद रखना, ये अस्पष्टता से संबंधित है, अस्पष्टता उन्मूलन से संबंधित आर्टिकल पूछा जाएगा, छुआछूत से संबंधित, तो याद रखना आर्टिकल 17 है। 21 और 20 में क्या आता है, 21 और 20 में आपकी पर्सनल स्वतंत्रता आती है, और शोषण के विरुद्ध शोषण से संबंधित जो है वो याद रखना आपका फिर आ जाता है 23 से 24। 24 जो है, 24 में क्या दिया गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे कारखानों में काम नहीं करेंगे, प्रतिबंध है। तो याद रखना ये 14 जो 24 है वो इससे संबंधित है। देखो बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है, बगदाद, देखो नदियों के किनारे आपसे देश भी पूछे जाएंगे और भारत में भी प्रदेश भी पूछे जाएंगे। तो याद रखना बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो होगा टाइग्रिस। टाइग्रिस नदी मतलब कि यहाँ पे टिग्रिस नदी, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका और राइट जवाब। और टाइवर नदी के किनारे कौन सा है बताओ, टाइवर नदी के किनारे, तो याद रखना टाइवर नदी के किनारे रोम है। कौन सा, रोम है ये देश, तो ये भी आप याद रखेंगे। और रावी एवं बागा नदी, रावी एवं बागा नदी के किनारे कौन सा स्थित है, तो याद रखना ये आपका लाहौर है। कौन सा है, लाहौर, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, तो याद रखना। और देखो एक ब्रिस्टल आपसे भी पूछा जाता है, ब्रिस्टल, ब्रिस्टल जो है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखना एवन नदी के किनारे स्थित है ब्रिस्टल। देखो ये जरूर याद रखना, ये पूछा जा सकता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है, किस तिथि को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो ये तिथियां याद रखना दोस्त, ये आपसे जरूर पूछे जाएंगे दिवस। अब किस तिथि को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ पे देखो 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 4 दिसंबर, तो याद रखना 1 दिसंबर को तो एड्स दिवस मनाया जाता है, ये तो सभी को पता होगा। अब 2 दिसंबर आपका प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, और 4 दिसंबर को नेवी नौसेना दिवस मनाया जाता है, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे आप सभी को नोट कर लेंगे और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक के लेखक हैं, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक के लेखक हैं, कौन है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा, तो याद रखना वो है जेबी कृपलानी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे दे रखा है, तो इनसे याद रखना डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछा जाता है। और महात्मा गांधी जी की हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, माई एक्सपेरिमेंट विद द तुथ, ये पुस्तकें भी पूछी जाती हैं, तो ये आप महात्मा गांधी जी से याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं, और अभी तक जितने भी मेरे नए पुराने दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार यार प्लीज़ अपने भाई को यार सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। देखो यहाँ पे दिया है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, किस राज्य में है, तो आप क्या बताएंगे, तो याद रखना ये आपका ओडिशा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब।
और मानस आपसे पूछा जाएगा, काजीरंगा पूछा जाएगा। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंग वाले गैंडे के लिए है ना। तो यहाँ पे देखो काजीरंगा और मानस जो है दोनों अगर आपसे पूछेगा तो याद रखना असम में है। जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है और काजीरंगा है ये आपका असम में पड़ता है। और सिक्किम में आपका कौन सा पड़ता है? तो याद रखना सिक्किम में कंचनजंगा पड़ता है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका सिक्किम में पड़ता है। दुधवा नेशनल पार्क जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, दुधवा नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क जो है गुजरात में पड़ता है, जहाँ पे सफ़ेद चीते पाए जाते हैं ना, वो सॉरी किसके लिए? शेर के लिए, सिंह के लिए प्रसिद्ध है गिर। और इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे बोला गया है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ये देखो आपका करंट का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे याद रखना ये हमारे गौतम गंभीर जी को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और देखो क्लास भी लगभग 30 मिनट की होने वाली है और ये फ़ोन कितना रिकॉर्ड करेगा मुझे नहीं पता। जब तक ये चल रहा है तब तक मैं कराऊंगा, और अदरवाइज अगर 50 क्वेश्चन पूरे ये करा पाता है तो पूरे करवाऊंगा। देखो यहाँ पे दिया है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना ये 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 15 मई को क्या मनाया जाता है? देखो 22 मई को तो आपका जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 15 मई को परिवार दिवस मनाया जाता है, 1 मई को श्रम दिवस मनाया जाता है। तो ये सब आप रट मारो, लिख मारो। देखो याद करना है दोस्त तो आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप लिखेंगे तभी याद होगा। आप पढ़ बेशक 8 बार लें लेकिन याद होना मुश्किल है। देखो यहाँ पे दिया गया है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो याद रखना वो है एंडी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में। और ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लेना, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, एक मिनट, यहाँ पे दिया गया है वायु दाब मापने का यंत्र है। वायु दाब मापने का यंत्र है। तो वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बैरोमीटर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और थर्मामीटर जो है, थर्मामीटर ये क्या करता है? ये बॉडी ताप को नापता है। भाई बॉडी ताप को थर्मामीटर से ही नापते हो ना। और देखो लैक्टोमीटर होता है एक, लैक्टोमीटर ये दूध की शुद्धता को नापने का काम करता है। और हाइग्रोमीटर जो है ये वायु की आर्द्रता को नापने का काम करता है, नमी को नापने का काम करता है। तो याद रखना वायु की आर्द्रता पूछा जाएगा तो हाइग्रोमीटर को आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे पूछा गया भारत में सूती वस्त्र की राजधानी कहाँ कहा जाता है? भारत में सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है किसे? विच प्लेस इज कैलेड द कॉटन, ठीक है। तो कैपिटल ऑफ इंडिया, टेक्सटाइल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो भारत में सूती वस्त्र की जो राजधानी है उसे किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे? मुंबई को कहा जाता है। भारत की आर्थिक राजधानी भी मुंबई को कहा जाता है, सपनों का शहर भी मुंबई को कहा जाता है। तो ये सब याद रखेंगे। पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं अगर ना पता हो, आई एम देसी फ्रॉम गांव वाला, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, हिंदी आती है। तो यहाँ पे देखो दिया गया है संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? अभी मूल कर्तव्य के बारे में मैंने आपको पूरा बताया था कि कब सम्मिलित हुए थे। 42वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था 11वां। अब यहाँ पे पूछा है कि किस देश की प्रेरणा किस देश के संविधान से शामिल किया गया है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना रूस हो जाएगा सही जवाब, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। रूस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है, जो कि 1953 में बना था। इतना मैं आपको पहले ही इशारा कर देता हूँ, 1953 में। तो देखो वो बना था आंध्र प्रदेश। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी एक याद रखना है आपको, क्योंकि देखो यहाँ पे फंसने वाला क्वेश्चन है, ये फंसाने वाला क्वेश्चन है। तो याद रखना ये भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य 1 अक्टूबर को बना था, ठीक है, 1 अक्टूबर को। लेकिन इसकी स्थापना अगर पूछी जाएगी तो याद रखना 1 नवंबर को हुई थी। कब? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इतना आपको याद रहेगा, 1956 को। देखो यहाँ पे दिया है ताप का एसआई मात्रक है। ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो यहाँ पे देखो ताप का एसआई मात्रक पूछा गया तो याद रखना केल्विन है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा भैया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्त। देखो यहाँ दिया है सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचारण किस विधि के द्वारा होता है? सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचारण किस विधि के द्वारा होता है?
तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 8 मिनट में आती है ना सूर्य की किरणें जमीन तक, है ना। अब यहाँ पे बताओ, तो यहाँ पे याद रखना विकिरण, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। और सूर्य की पृथ्वी तक जो किरणें आती हैं, प्रकाश आता है, वो कितने टाइम में आता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखो यहाँ पे दिया है, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट का क्वेश्चन है। तो आप क्या बताएंगे, CBUT के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो याद रखना रवि अग्रवाल जी बने हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य बना हुआ है मुख्यतः, सूर्य किस गैसों से मिलके बना हुआ है। तो वो है हाइड्रोजन और हीलियम, ऑप्शन ए। और देखो ये नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, ऑप्शन ए तो हो जाएगा आपके प्रश्न का राइट जवाब। और नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, और हाइड्रोजन बम जो होता है वो भी नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। तो ये आप सभी को याद रखना है दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो आप क्या बताएंगे, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार या परमाणु। तो यहाँ पे याद रखना आपके प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा परमाणु क्रमांक, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे याद रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है। भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोस में बदलता है। माल्टोस जो है ना, ये याद रखना क्या बोलते हैं उसे। देखो मुझे याद आते ही मैं तुरंत बताऊंगा आपको। क्या कहते हैं, अरे उसे क्या बोलते हैं माल्टोस, चलो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है लेकिन मैं बता दूंगा। और यहाँ पे देखो याद हो, इस प्रश्न का जो है माल्टोज में बदलता है टाइलिन। कौन बदलता है, टाइलिन। ये लार में पाया जाता है टाइलिन, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं ग्लूकोस, ग्लूकोस शर्करा, माल्टोस जो है ग्लूकोस, याद रखना, ठीक है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो ग्लूकोस या माल्टोस कुछ भी पूछ सकता है, दोनों में से, तो याद रखना। देखो यहाँ पे दिया है, हड्डियां एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक क्या है। हड्डियां एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक क्या है। तो याद रखना है यहाँ पे जिस प्रश्न में ज्यादातर आपको ए और बी दोनों लिखा हुआ मिले, तो 90% यही चांस होता है कि उसका जवाब यही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर हमें नहीं पता है ना, तब भी हम यहाँ पे तुक्का मार सकते हैं। ऐसे प्रश्न में तुक्का मारना है तो याद रखना ए और बी आपका दोनों, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई थी। तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे याद रखना ये की गई थी 1861 में। 1861 ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये अलेक्जेंडर कनिंघम था, ठीक है, उसके कार्यकाल में हुआ था। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये करंट के क्वेश्चन। कौन फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने। 2023 और 24 का करंट आपसे पूछा जाएगा जरूर। तो यहाँ पे याद रखना वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा, ऑप्शन बी। और वहाँ के अगर राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति कौन है बताओ। तो याद रखना मोहम्मद अब्बास है। कौन, वहाँ के प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति जो है वो मोहम्मद अब्बास हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे पूछा है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी। तो इस प्रश्न का जो जवाब है वो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे। और दूसरा याद रखना इन्होंने कब की थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना 1921 में की थी भैया। कब की थी, 1921 में की थी, पश्चिम बंगाल में। कहाँ की थी, पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन का डेल्टा है ना यहाँ पे, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भी है यहाँ पे। तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पारसेक इकाई है, पारसेक जो है, पारसेक इज द यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना ये दूरी की है, किसकी, दूरी की, दूरी की इकाई, सॉरी जो है पारसेक इकाई जो है वो दूरी की है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस खनिज में आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है। देखो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरा रंग, लाल रंग, पीला रंग, बताओ। तो ये आप क्या बताएंगे। तो याद रखना यार जो हरा है ना वो बेरियम से होता है, बेरियम हो जाएगा मतलब सही जवाब। और स्ट्रोटियम जो लिखा हुआ है यहाँ पे ऑप्शन बी में,
इससे कौन सा रंग बनता है बताओ। तो स्ट्रोटियम जो है, इससे याद रखना, इससे लाल रंग, गहरा लाल रंग बनता है। कौन सा? गहरा लाल रंग बनता है। और जो सोडियम है ना, सोडियम, इससे पीला रंग बनता है। जो देखो पीला रंग बनता मतलब जो आतिशबाजी होती है ऊपर जाके जब बोलता है तो ऊपर जाके या नीचे पटाखा पटाखा जब फोड़ते हैं तो उसमें रंग निकलते हैं ना, देखा होगा, एकदम से लाइट आती है, हरी पीली लाल एकदम सी। वो क्या होता है, बेरियम मिला है तो मतलब हरी आएगी, और अगर उसमें स्ट्रोडियम मिला है तो लाल आएगी, और सोडियम भी मिला है तो पीली भी लाइट करेगा। तो ये आप याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, HW है आपका। क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा, ये HW है। कमेंट बॉक्स में आप टाइप करेंगे, और थोड़ा सा यार लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर